हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज करंट अफेयर सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ने अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। तो ये जो किया गया है वो बंगाल की खाड़ी में किया गया है और ओएनजीसी की इस विशाल उपलब्धि के लिए पीएम मोदी ने भी जो है बधाई दी है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना में तेल का उत्पादन शुरू किया है। यह परियोजना केजी डाउन 98/2 ब्लॉक में स्थित है, जिसे एक जटिल और चुनौतीपूर्ण ब्लॉक माना जाता है। तो इसके लिए भी ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रारंभिक उत्पादन जो होगा वो 45,000 बैरल प्रतिदिन और 10 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन से अधिक गैस होने की उम्मीद जताई जा रही है। गोदावरी नदी डेल्टा के तट पर स्थित यह परियोजना आंध्र प्रदेश के तट से 35 किलोमीटर दूर स्थित है और परियोजना क्षेत्र में पानी की गहराई 300 से 3200 मीटर तक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? तो ये था पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो टिप्पणी की गई थी वो वहाँ के जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स थे तीन, ये हैं वो तीनों लोग जिन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट। तो उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे बाइकआउट मालदीव ट्रेंड करने लग गया था और इसके साथ ही मालदीव की सरकार में मंत्री जो मरियम है उन्होंने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मालदीव के कुछ नेताओं ने भी पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर निशाना साधा था। इसे लेकर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली और मालदीव के कई नेताओं ने भी मंत्री और दूसरे नेताओं के बयानों की आलोचना की। इसके बाद मालदीव सरकार की सफाई आई और कहा गया कि ये सरकार की राय नहीं है और आगे से किसी ने ऐसी टिप्पणी की तो कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट, नंबर 3, हाल ही में पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये ओम बिरला जी ने शुरू किया है। माननीय ओम बिरला जी ने संसद में शुक्रवार को विभिन्न राज्यों की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की विभिन्न पृष्ठभूमि की 500 से अधिक महिला प्रतिनिधियों के लिए पंचायत से संसद तक नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो बेसिकली जो ये स्कीम शुरू हुई है या कार्यक्रम किया गया था ये महिलाओं के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर की महिलाओं नेताओं को सशक्त बनाना और उनका समर्थन करना है। कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था उसे संवैधानिक संसदीय अध्ययन संस्थान ICPS ने राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। नंबर 4, भारतीय रेलवे ने किस संस्था के साथ हरित पहल के लिए समझौता किया है? तो वो CCI के साथ किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा और पानी की खपत कम करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IR और CII ने लगातार तीसरी बार अपने OMU का नवीनीकरण किया है, यानी ये थर्ड टाइम था। भारतीय रेलवे और CII के बीच सहयोग जुलाई 2016 में 3 साल की अवधि के लिए पहला समझौता हुआ था और इसके बाद 2019 में इसको रिन्यू किया गया था और दूसरे समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें विभिन्न हरित पहलों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष COAS जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किस शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो वो है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। ये हैं हमारे माननीय मनोज मुकुंद नरवणे जी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। 2019 में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के 28वें प्रमुख थे। भारतीय सशस्त्र बल के सर्वोच्च पद तक उनकी यात्रा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण घटनाओं से कम नहीं थी। अपने संस्मरणों में जनरल नरवणे ने उन अनगिनत अनुभवों का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर सेवाओं और उसके बाद के वर्षों को उनके चरित्र को आकार दिया। एक युवा अधिकारी के रूप में सिक्किम में चीनियों के साथ उनकी पहली मुठभेड़ से लेकर गलवान में उनसे निपटने तक, नियंत्रण रेखा के पार होने वाली दैनिक घटनाओं से लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम लागू करने तक, जनरल नरवणे हमें 4 से अधिक समय के अपने विशिष्ट करियर के बारे में जो है इस बुक में बताते हैं। नेक्स्ट, नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन 8 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया था।
अमित शाह जी वहाँ प्रेजेंट थे। प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, जिसको पैक्स कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जन औषधि केंद्रों के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे। कॉन्क्लेव का आयोजन सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र आम जनता को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराते हैं, जिनकी कीमत खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम होती है। इन केंद्रों के माध्यम से आम नागरिकों को 2000 से अधिक प्रकार की दवाएं और लगभग 300 सर्जिकल आइटम सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। प्रसादम का जो है शुभ आरंभ किया गया था, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इनके साथ आपको उज्जैन में जो है मुख्यमंत्री जो हैं एमपी के मोहन यादव जी को भी याद रखना है। देश के पहले स्वच्छ और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण इन्होंने किया है। 175 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रसादम में 17 दुकानें रहेंगी। उज्जैन आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को श्री अन्न मोटे अनाज से बने स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में भारतीय रेलवे का समर्थन करने के लिए भारत और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ऑफ इंडिया के बीच समझौता करने ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2030। सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है। इस सहयोग का फोकस 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में भारतीय रेलवे का समर्थन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त अरब अमीरात में एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके किसने संगीत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है? तो वो हैं सुचेता सतीश जी। ये हैं वो लेडी जिन्होंने जो है दुबई में अपना 140 भाषाओं में गाना गा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 140 भाषाओं में प्रदर्शन करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पेज के अनुसार सुचेता सतीश ने दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 140 भाषाओं में प्रदर्शन करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। संख्या 140 को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 140 देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में क्लास C निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो राजीव शाह जी हैं। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये है राजीव शाह जी। नेक्स्ट, रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष और USAID के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। अमेरिका में रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष और USAID के प्रमुख डॉक्टर राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। उनकी नियुक्ति फेडरल रिजर्व प्रणाली के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने की है। यह नियुक्ति 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहने वाली है। रॉकफेलर फाउंडेशन एक जानी मानी परोपकारी संस्था है। श्री शाह 2017 से इसके अध्यक्ष हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक है जो दूसरे जिले के लिए जिम्मेदार है और न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व सिस्टम के 12 रिजर्व बैंकों में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 11th, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो राइट आंसर होगा 7.3। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय
सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुक्रवार को अनुमानित आंकड़े जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3 रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 7.2 थी। अनुमान के मुताबिक इसकी बढ़ोतरी का कारण खनन और उत्खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों का अच्छा प्रदर्शन है। 12th, किस कंपनी को और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने द्वि-मैनुअल टेली ऑपरेशन के लिए कम लागत वाला ओपन सोर्स हार्डवेयर सिस्टम मोबाइल अलोहा पेश किया है? तो वो गूगल डीप माइंड ने किया है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दक्षिण स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मोबाइल अलोहा का अनावरण किया है, जो एक रोबोटिक प्रणाली है जिसे द्वि-मैनुअल मोबाइल हेरफेर की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नव प्रवर्तन गूगल डीप माइंड के अलोहा सिस्टम की नींव पर आधारित है, जो रोबोटिक लर्निंग में गतिशीलता और निपुणता को केंद्र बिंदु के रूप में पेश करके इसे नई ऊंचाई तक ले जाता है। बर्कले विश्वविद्यालय और मेटा के सहयोग से विकसित मोबाइल अलोहा रोबोटिक्स के परिदृश्य को नया आकार देने का वादा करता है। 13,